नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे बिहार की खबर के इस एपिसोड को। दोस्तों, हम वीकली आपके समक्ष आएंगे राज्य विशेष से लेकर के जो भी खबरें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट है, उन सारे खबरों को लेकर के। और उसी क्रम में आज मेरे द्वारा प्रस्तुत आपके समक्ष आज का पहला एपिसोड आपके समक्ष है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चलें कि आज के इस वीडियो में हम लोग किन किन पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जो अगर हम बात करें तो ये 5 टॉपिक्स हैं, जिन 5 टॉपिक्स पिछले एक हफ्ते में बिहार से रिलेटेड खबरों में रहा है, जहां से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा जताई जाएंगी। तो आज के हमारे जो 5 टॉपिक्स है उसकी बात अगर हम करते हैं तो पहला टॉपिक है कि आखिर किस जिले में खुला बिहार का पहला जुगनू पार्क। जुगनू पार्क इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। और आजकल के इस बदलते हुए दौर में जहां पे क्लाइमेट चेंज हो या सस्टेनेबल गोल नंबर 13 के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो, तो वहां पे आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी खबर आज की हमारी होगी, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि बिहार के एक जिले में देश का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन बनने जा रहा है। तो देश का पहला कहीं पे भी होगा, वो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिहार के एक खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिहार दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। चाहे आपके हम कह सकते हैं कि खेलो इंडिया का महोत्सव हो, या खेलो इंडिया या यूथ गेम्स हो, या फिर अगर हम बात करें कि राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बनना हो, या फिर अगर हम देखते हैं कि हॉकी का एशिया कप या चैंपियंस ट्रॉफी होना हो, या कबड्डी का कप होना हो, इन सब में बिहार ने बेहतर एक एक होस्ट वाला होस्टिंग स्टेट के रूप में नजर आ रहा है। और उसी क्रम में बिहार के इस खिलाड़ी ने चाइना को हरा करके जीत लिया पहला इंटरनेशनल गोल, ये खबर को देखेंगे। और बिहार में एक नए एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है, उसको भी हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। इतना ही नहीं कि बिहार के एक जिले में दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न सिटी बनने जा रहा है, उस खबर को भी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, आज के पहले जो हमारी खबर है उस खबर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर कौन से जिले में खुल रहा है बिहार का पहला जुगनू पार्क। बचपन के दिनों को याद कीजिए, आप सबने जुगनू को कभी ना कभी तो देखा ही होगा, लेकिन समय के साथ ये सारे जुगनू जो हैं कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। तो क्या है इसके पीछे का गायब होने का कारण, और जुगनू जो है हमारे लिए क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि जुगनुओं को कहा जाता है बायो इंडिकेटर। क्योंकि आप अगर इन्वायरमेंट हमारा बेहतर है, जलवायु अगर अनुकूल है, तभी आपको जुगनू दिखेंगे। तो जुगनू पार्क पहला बिहार का ओपन अप होने जा रहा है कहां पे? तो भागलपुर के बरारी में जो किलकारी परिषद है, वहां पे आपको बिहार का पहला हम कह सकते हैं एक जुगनू पार्क या फायरफ्लाई पार्क जो है इसको ओपन अप होने जा रहा है। साथ ही साथ जुगनुओं से रिलेटेड एक सर्वे भी चालू किया गया है, और इस सर्वे से रिलेटेड जुगनुओं का एक सेंसस भी आपको देखने को नजर आएगा। तो आपको बताते चले कि लुप्त होती जुगनुओं का या लुप्त होती जो रोशनी है, उनका एक संरक्षण प्रदान करने के लिए बिहार का पहला जुगनू पार्क स्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण बचाने की एक वैज्ञानिक पहल के रूप में हमको नजर आता है। आपको बताते चले कि जो मैंने कहानी आपको बताई है कि आपकी बचपन की यादें और आज का जो यथार्थ है, यानी कि कभी हमारी रातों की रोशन करने वाली जुगनू, जिसको हम लोग भगजुनिया कहते हैं, फायरफ्लाइज कहते हैं, अब तेजी से गायब हो रही है। और यह केवल एक कीट का लुप्त होना नहीं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम का असंतुलन का संदेश है। आखिर अगर हम जुगनुओं की बात करते हैं तो जुगनुओं की कुछ मैकेनिज्म के बारे में जान लेते हैं कि जुगनू रात के अंधेरे में अपने जैव जो प्रदीपी या जो बायोल्यूमिनेंस के कारण जो है प्रकाश उत्पन्न करती है। और यह चमक केवल उनको सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उनको अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है, और एक सफल प्रजनन के लिए। अब होता क्या है कि जब भी जुगनुआ नहीं टिमटिमाएंगी तो उनके पार्टनर नहीं आएंगे, पार्टनर नहीं आएंगे तो उनको बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा तो इनकी आबादी खुद पर दिन प्रतिदिन जो है कम होती रहेगी। तो इसी के कारण अगर हम बात करते हैं कि कुछ खतरे हैं, खतरे क्या क्या नजर आ रहे हैं, तो सर खतरों का लिस्ट है कि सर लाइट पोल्यूशन, यानी कि काफी ज्यादा शहरीकरण के कारण और गांव में भी इतनी ज्यादा बिजली पहुंचने के कारण डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उससे लाइट से क्या हो रहा है कि जो आर्टिफिशियल लाइट है, जिसके कारण जुगनुओं जो है वो उसके उसके लिए खतरा बन रहा है। इसके साथ साथ आवास का विनाश, उनका जो हैबिटेट है, घर है, जंगल झाड़ कटे जा रहे हैं, रासायनिक केमिकल पेस्टिसाइड से वो मारे जा रहे हैं, और पर्यावरण को प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं। और मानवीय जो हस्तक्षेप है, यानी कि जो ह्यूमन इंटरप्रेशन है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और इस शहरीकरण के कारण जुगनुओं के जो प्राकृतिक आवास है वो दिन प्रतिदिन जो है नष्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा
जो लाइटिंग पैराडॉक्स अगर हम बात करते हैं तो जुगनुओं को एक संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी इस टिमटिमाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब जो इस प्रकार का जो कृत्रिम रोशनी आ रहा है, आर्टिफिशियल लाइट हो रहा है, इससे इनका नेविगेशन भी खराब हो रहा है, जो अल्टीमेटली इनको डेथ के करीब लेके जा रहा है। क्योंकि जुगनू सिर्फ और सिर्फ एक कीट नहीं है, एक इंसेक्ट नहीं है। इट वाज जस्ट लाइक अ बायो इंडिकेटर। कहीं पे अगर बायोडायवर्सिटी बेहतर है तो वहां पे जुगनू आपको नजर आएगी। तो जुगनू का होना मतलब वहां के बायोडायवर्सिटी का बेहतर होना। और इसी के समाधान के लिए राज्य का पहला जुगनू पार्क ओपन अप किया जा रहा है, जो कि बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत एक अनूठी पहल होगी। और जुगनू को बचाने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य का पहला जुगनू पार्क स्थापित किया जाएगा। और यह देश की सबसे अनूठी परियोजनाओं में से एक हम लोग को नजर आता है। ये कहां पे किया जा रहा है? तो भागलपुर के बरारी में किलकारी परिषद को मुख्य पार्क के रूप में चुना गया। और इसके अलावा 12 अन्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सर्वे जो है इसको जारी किया गया है। साथ ही साथ एक सर्वे 2027 तक जारी किया जाएगा, जो कि जुगनुओं का एक सर्वे होगा कि कहां पे उसके प्राकृतिक आवास है और उनको बचाने के लिए किन किन जगहों पे हमको उनके नेचुरल हैबिटेट के अंतर्गत रह करके उसको बेहतर करने की जरूरत है। तो ये था हमारा आज का पहला खबर। अगला खबर दोस्तों हमारा है कि बिहार के इस जिले में बनने जा रहा है देश का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन। तो बिल्कुल सही सुना आपने। अगर हम बात करते हैं बिहार के कौन से जिले में, तो सर बिहार के पटना में, बिहार के पटना के जेपी गंगा पथ पे देश का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन बनने जा रहा है। तो आखिर क्या होता है इंडोर बॉटनिकल गार्डन? तो दोस्तों जो भी बॉटनिकल गार्डन होती है वो बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के कारण बर्बाद हो रही हैं। तो उसको एक प्रकार का ग्रीन हाउस इफेक्ट देने के लिए, ताकि एक उसके अंदर एक क्लाइमेट अनुकूल, या जिसको जलवायु अनुकूल हम कहते हैं, या क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें रहेंगी। और जिसके पश्चात हम कह सकते हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वहां पे जो डेवलपमेंट होगा आपके पेड़ पौधों का, वो उसके अनुकूल करते हुए बेहतर तरीके से होगा। और देश का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन जो है अब पटना में ओपन अप हो जा रहा है। यानी कि बिल्कुल एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक नेचुरल ब्यूटी का एक अनूठा संगम हमको यहां पे नजर आ रहा है पटना में। जहां पे इस पटना प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम अगर बात करते हैं तो इसको कौन कर रहा है? तो बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं बीएसआरडीसी, द्वारा इस स्वीकृति मिल गई है, जिसके अंतर्गत 5 एकड़ का प्रोजेक्ट विशेष रूप से जेपी गंगा पथ के किनारे विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं ग्लोबल बेंचमार्क की, तो इसका डिजाइन और निर्माण पूरी तरीके से सिंगापुर का जो फेमस इंडोर गार्डन आपने रील्स में या कभी ना कभी किसी सोशल मीडिया पे देखा होगा, उससे इंस्पायर्ड होकर के यहां पे बनाया जा रहा है। इसके बाद जब हम करते हैं तो ये जो है टेम्परेट ग्रास होगा, जहां पे सूर्य की रोशनी को फिल्टर करके अंदर भेजा जाएगा। और एक क्लोज स्ट्रक्चर होगा जो कि बाहरी के मौसम से पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। और अंदर जो है क्लाइमेट कंट्रोल के कारण जो भी पेड़ पौधे अंदर होंगे वो उनके हिसाब से बेहतर करा जाएगा। इसकी अगर बात करें तो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होंगे, हवा को शुद्ध करने वाले विशेष पौधे जो इंडोर एनवायरनमेंट को स्वच्छ करेंगे। इसके अलावा विभिन्न प्रजातियों के कैक्टस, एलोवेरा और जेडे प्लांट होंगे। लो लाइटनिंग आपके फ्लोरा होंगे, ऐसे दुर्लभ पौधे जो सीमित रोशनी वाले वातावरण में पनपने के अनुकूल हो। और सीजनल फ्लावर्स भी होंगे जो कि अंदर एक अरोमा और एक खुशबू का प्रदान करने का काम करेंगे। तो इस टाइप का अनूठा पहल बिहार में हो रहा है। साथ ही साथ उसके आसपास जो है एक बटरफ्लाई पार्क को भी बनाया जाएगा, जो कि 2 एकड़ का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट होगा, जो कि सीधे अगर हम बात करें तो सभ्यता द्वार के सामने स्थित होगा। और यहाँ पे जो विशेष प्रकार के नेक्टर प्लांट्स भी लगाए जाएंगे ताकि रंग बिरंगी तितलियां आकर्षित हो सके, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटकों और बच्चों के लिए एक मुख्य आकर्षक जो है के रूप में नजर आए। तो ये था हमारा दूसरा खबर। तीसरे खबर की तरफ हम लोग अगर बढ़ते हैं तो तीसरा खबर क्या है? तो बिहार के इस खिलाड़ी ने चाइना को हराकर जीता पहला इंटरनेशनल गोल्ड। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के किसी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले एक खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में, एथलेटिक्स में अगर हम बात करें, तो बिहार के इस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या है खबर? तो बिहार करंट अफेयर्स की बात जब हम करें तो ऐतिहासिक स्वर्ण यानी कि हिस्टोरिकल गोल्ड किसने जीता? तो सेतु मिश्रा। इस नाम को याद कर लीजिएगा। सेतु मिश्रा वो शख्स हैं जिन्होंने एशियन की अंडर 23 एथलेटिक चैंपियनशिप में एक इतिहास रच दिया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। सेतु मिश्रा की बात करते हैं तो ये 21 वर्ष के हैं और बिहार से ताल्लुकात रखते हैं और स्वर्ण पदक जीत करके बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक स्वर्ण, पहला जहां पे भी होगा आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पहला है और बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एथलेटिक आपके गोल्ड मेडल है। इसने किसमें जीता है? तो 4x400 मिक्स रैली में इन्होंने जीता है। और ये कहां पे हुआ था इसका आयोजन? तो ओर्दोस चीन में इसका आयोजन हुआ था। 2026 का ये एडिशन है।
आपको बताते चले, इससे पहले ऑलरेडी पीयूष राज, याद रखिएगा पीयूष राज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये बिहार के पहले ऐसे थे जिन्होंने मेडल जीता चाइना में इस टाइप के एथलेटिक्स में। तो अंडर 20 एथलेटिक्स में 4x400 मीटर रिले में राज का पहला अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक पदक इन्होंने जीता और अब सेतु मिश्रा ने गोल्ड मेडल जीत करके एक अलग रिकॉर्ड बना दिया है। तो बिहार के खेल के इतिहास का मील का पत्थर हमको यहाँ पे देखने को नजर आया है। आइए जरा इस टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि ये टूर्नामेंट जो है एशियन एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था और एशिया के अंडर 23 के एथलेटिक्स इसमें पार्टिसिपेट थे और आयोजन की अवधि जो है हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है, यानी कि बाइनियल इवेंट है। और इसमें ट्रैक एंड फील्ड, दौड़ कूद, थ्रो, रिले आदि जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है वह आपको यहां पे देखने को नजर आते हैं। अब आइए आज का हमारा चौथा खबर। हमने अभी तक बटरफ्लाई, हमने अभी तक देख लिया इंडोर हमारा बॉटनिकल गार्डन, जुगनू पार्क, और अब चाइना में परचम लहराते हुए हमने बिहार का देखा। अब आइए इस हफ्ते की चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो चौथा खबर है वो है बिहार में कहां मिला नए एयरपोर्ट को मंजूरी। बिल्कुल सही सुना आपने, बिहार में अभी जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट या बिहार का जो उड्डयन मंत्रालय है ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अब मुझे भी जान करके आश्चर्य हुआ, जब मैं इन डेटा को देखता हूं तो मैं सरप्राइज होता हूं। तो बिहार के सुपौल के बीरपुर में, बीरपुर आप देखिएगा तो एक बॉर्डर एरिया है और यहां पे आपको नजर आता है नेपाल। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आपको कोसी नदी नजर आती है। तो इस एरिया को डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा बेहतर तरीके से आपको एक्सेस यहां पे मिलेगा। साथ ही साथ जो है यहां से नेपाल से भी काफी लोग इस एयरपोर्ट का लाभ ले सकेंगे और बिहार के इस एरिया से तो ले ही पाएंगे। तो फाइनली बिहार के बीरपुर में हम कह सकते हैं कि नए एयरपोर्ट को एक मंजूरी मिल गई है। अब आइए जरा एविएशन डिपार्टमेंट बिहार का देखते हैं। तो बिहार में पहली बार अगर कोई आपसे पूछे कि एयर ट्रांसपोर्ट कब शुरू हुआ तो 1960 में हम कह सकते हैं कि सर बिहार में पहली बार 1960 में हम कह सकते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट शुरू होता है। और सिविल एविएशन पॉलिसी बिहार की कब आई थी तो 2000 भारत में 2016 में आई थी और इसी के तहत हम कह सकते हैं कि उड़े देश का आम नागरिक, जिसको हम कहते हैं उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम चालू किया गया था। और इसका एम अगर हम बात करते हैं तो सर इसका एम क्या था तो एनुअल ग्रोथ ऑफ 21%। और ये एनुअल ग्रोथ ऑफ 21% जो है इसका एक एम पॉइंट ऑफ व्यू से था, जहां पे हम कह सकते हैं कि बिहार के डेटा को अगर आप देखेंगे तो 2023-24 का डेटा अभी रिलीज किया गया है, जहां पे 30,95,000 पैसेंजर्स ने बिहार से ट्रेवल किया 2023-24 में। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक करंट अफेयर्स और जोड़ लीजिएगा, 29 मई 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नया जो मॉडर्न टर्मिनल है पटना में उसको एस्टेब्लिश किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं बिहार के मैप पे, अगर आप देखना चाहें बिहार के एविएशन मैप को अगर देखना चाहें तो बिहार में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन कौन बाबू? तो एक है आपके पटना और दूसरा आपका है गया। तो याद रखिएगा बिहार में एक पटना है और दूसरा है आपका गया। तो पटना गया आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मैप बना दिया है कि 2 क्या है तो 2 हम कह सकते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहां पे सर तो दरभंगा में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और एक डिफेंस एयरपोर्ट कहां पे सर तो पूर्णिया में आपको नजर आ जाएगा। ये डिफेंस को और डोमेस्टिक की तरफ बढ़ाने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो बिहार का पहला ग्रीन एयरपोर्ट याद रखिएगा सोनपुर में। इसके बाद एक खबर जो हमारा ग्रीन सिटी वाला है वो भी आपको बताएंगे, ग्रीन फील्ड सिटी। तो ये क्या है, सोनपुर में ग्रीन एयरपोर्ट है। इसके अलावा कुछ पोटेंशियल एयरपोर्ट की भी बात कही गई है, कहां कहां सर तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, सुपौल। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो पूर्वी चंपारण का मोतिहारी जिला गोपालगंज में, इसके अलावा मुजफ्फरपुर में, वैशाली में, मुझे जानकर आश्चर्य हुआ बट दीज वर द पोटेंशियल एयरपोर्ट्स। इसके अलावा मधुबनी में, सुपौल का मैंने आपको बता ही दिया कि बीरपुर में सर मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा सर भागलपुर में, मुंगेर में, इसके अलावा सर हम बात करते हैं बेगूसराय में, वैशाली में और नालंदा में। तो ये बेसिकली आपका अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको बिहार का कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट मैप नजर आएगा, जिसके तहत छोटे छोटे चार्टर प्लेन्स को उड़ाया जाएगा जो कि 15 से 25 सीटर वाले प्लेन होंगे जो कि कनेक्टिविटी इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में प्रदान करेंगे। तो ये था हमारा चौथा खबर। अब इस हफ्ते के हमारे पांचवें खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा खबर क्या है तो इस जिले में बसने जा रहा है दुनिया का सबसे मॉडर्न सिटी। बिल्कुल सही सुना आपने। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं तो बचपन के दिनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे साथ घटित होती थी
वो मिस करते थे हम लोग, अगर आपका बचपन बिहार में गुजरा है तो पार्कों को। दोस्तों जब मैं दूसरे शहरों में या किसी बड़े शहरों में अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाता था, तो वहां के पार्क में मैं दिन प्रतिदिन मतलब दिन भर बैठा रहता था। वो रिलेटिव्स बोलते भी थे कि बाबू काहे बैठे हुए हो पार्क में, तो हम उनको क्या बताएं कि पार्क में बैठने का कारण ये है कि हमारे बिहार में पार्क नहीं है। लेकिन इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे बिहार के जो शहर हैं दे वर हाईली अनप्लैन्ड सिटीज। तो इसी अनप्लैन्ड सिटीज को प्लान सिटीज की तरफ बढ़ने के तरफ हम लोग का कदम बढ़ रहा है, और इसके तहत पूरे बिहार में 11 सैटेलाइट सिटी बनाने की बात कही गई है। और उसी 11 सैटेलाइट सिटी में इस जिले में बसने जा रहा है पहला इसका मॉडर्न सिटी। कहां पे, तो ये अगर हम बात करते हैं हरिहर नाथपुर, जो कि फ्यूचर है अर्बन बिहार का, इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहां पे एक ट्रायल बेस्ड पे बिहार का नया भविष्य बनाया जा रहा है, जो कि आपके एक सैटेलाइट टाउनशिप है। कहां पे, तो सोनपुर में आपको नजर आता है। आपको बताते चले कि नॉर्मली जो शहर है, इन शहरों में बढ़ती आबादी का दबाव बहुत ज्यादा होता है, और इसी बढ़ती आबादी के दबाव को कंट्रोल करने के लिए इस टाइप का ग्रीनफील्ड रिलीफ वैल्यू किया जा रहा है। जो कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, तो एक ऐसे नए जगह पे जहाँ की जो कि पूरा जो जहां पे कोई शहर ना बसा हो, वहां पे एक नए सिरे से बिल्कुल प्लान तरीके से, बिल्कुल जड़ से चीजों को बना करके एक सिटी को बनाया जाएगा। और ये कहाँ पे, हरिहर नाथ, जो कि सारण में पड़ता है, सोनपुर के पास, वहां पे आपको नजर आता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वाई ग्रीनफील्ड, ठीक है, वाई ग्रीनफील्ड। तो मास्टर प्लान एडवांस है, इसके तहत हम कहे तो ट्रेडिशनल सिटीज होते हैं उनमें अनप्लान्ड और एक रिएक्टिव ग्रोथ होता है, जबकि यहाँ पे प्री प्लान और एक मास्टर प्लान होगा। यहाँ पे आपको नैरो रोड, पतले रास्ते होंगे, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा तंग होगा, यहाँ पे वाइड रोड होंगे, मॉडर्न ड्रेनेज नेटवर्क होगा, लिमिटेड ओपन स्पेस और मिक्स यूटिलिटी होगी, जबकि यहाँ पे डेडिकेटेड रेसिडेंशियल, कमर्शियल और ग्रीन जोन होगा। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं तो प्री प्लान लैंड अवेलेबिलिटी, ताकि इंश्योर करे रैपिड और सिस्टमैटिक एक्सक्यूशन डेवलपमेंट वर्क का, इस प्रकार से यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो हरिहर नाथपुर की संरचनाओं की बात करें तो यहाँ पे आपको सिविल यूटिलिटी यानी कि आधुनिक ड्रेनेज, शुद्ध पेयजल, साथ ही साथ पावर और ट्रांसपोर्ट, बिजली नेटवर्क पर चौड़ी सड़कें, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और अस्पताल यहाँ पे, इसके अलावा बिजनेस सेंटर और सरकारी संस्थान। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो ग्रीन जोन, सार्वजनिक पार्क और आधुनिक फ्लैट जो है बनाए जाएंगे। यह एक प्रकार का मास्टर प्लान है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने हमारे आज के जो 5 खबर जो इस हफ्ते के रहे हैं, उन 5 खबरों को कवर अप किया है, जिसमें हमने देखा कि बिहार के किस जिले में खुला जुगनू पार्क, तो सर ये भागलपुर में खुला है। कहां पे खुला है सर, भागलपुर में। कौन से जिले में देश का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन बना है, तो ये कहां पे बना है सर, पटना में। किस खिलाड़ी में, तो सेतु मिश्रा ने। कहां पे सर, तो बीरपुर सुपौल में सर पहला एयरपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। और दुनिया का सबसे मॉडर्न सिटी कहां पे, तो हरिहरपुर, जो कि आपके सोनपुर वाला जो एरिया है सारण वाला, वहां पे आपको ओपन अप होने जा रहा है। तो ये हमारे इस हफ्ते की 5 खबरें थी। अब अगर मान के चले कि आप लॉन्ग टर्म में बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि ऐसे बच्चे जो 73rd या फिर अगर हम बात करते हैं 74th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए मैं हमेशा इस चीज को इंश्योर करता हूं कि आप अपनी तैयारी को कुछ इस कदर कीजिए, कुछ इस तरीके से, बेहतर तरीके से करते हुए चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जो शिक्षक, जो संस्थान आपको आपको आंसर राइटिंग लिखना ना सिखा सके, वो आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। वो मैच आपका समय बर्बाद कर रहा है। इसलिए फैन वैन की फॉलोइंग में मत जाइए, अच्छे तरीके से, सही तरीके से पढ़िए। दोस्तों आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते तो देखिए, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, सब टीचर बोला इसे लिखो वैसे लिखो, हम लिख के आपको देते कि देखिए कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है, हाथों से लिख के देखिए कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाता है, कैसे डायग्राम बनाया जाता है, क्या तरीका होता है फ्लो चार्ट बनाने का। इसके अलावा आप देखिए हर सब्जेक्ट का हैंड रिटन, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट ओपन अप कीजिए, ज्योग्राफी, जैसे फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स लीजिए, इकोनॉमिक्स सबसे वास्ट सब्जेक्ट होता है और बिहार के बच्चे इकोनॉमिक्स से बहुत भागते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश हो या इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट जो है हम प्रदान करते हैं, अगर आप मेरे कोड के अंतर्गत और मेरे अंतर्गत आप मेरे मेंटरशिप में अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। तो अब इस बैच में देखिए हमारे पास 2 बैच है, एक हमारा है अभ्युदय बैच और एक है हमारा सर इंग्लिश मीडियम का बिहार पीएससी का आरंभ बैच। तो आप में से जो भी आप में से हो, आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच की खास बात आपको बता दे चले, तो हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया जिसका नाम क्या है, बायोडायवर्सिटी इन बिहार, बायोडायवर्सिटी इन बिहार।
अबाउट डाइवर्सिटी इन बिहार टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। इस टॉपिक के बाद आपको इस बैच में मिलेगा एक मेंटर, मेंटर आपको नोट्स देगा, साथ ही साथ एमसीक्यू इसका करवाएगा। नोट्स मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बनवाया। उसके बाद ये टॉपिक मिलेगा, एक आपका मिलेगा मेंस का क्वेश्चन। अब इस मेंस के क्वेश्चन को आपने क्या किया, तो लिखा, और लिखने के बाद आपने मेंटर को सबमिट किया, मेंटर चेक किया, मेंटर को सुधार किया और आपको दिया। अब वापस से लिखेंगे, और वापस से लिखने के बाद आपने अगर आदि लाइव कोड लगा के इस बैच को लिया है तो आपको मेरा मेंटर से भी मिलेगा। साथ ही साथ 8789847319 इस पर हमको व्हाट्सअप कीजिएगा अपना अगर आप इंटरेस्टेड है बैच में तो। फिर उसका तो आपके कॉपी को चेक किया जाएगा और आपका कॉपी चेक हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार का ये तैयार होगा। और जो दोनों प्रकार का तैयार होता है इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग 900 प्लस टॉपिक्स, और याद रखिएगा 36,000 प्लस कीवर्ड्स को आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर अप कराते हैं। हिंदी वालों के लिए हिंदी अलग बैच है, हिंदी इंग्लिश वालों के लिए अलग बैच है, सेपरेट बैच है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप मिलता है। इसके अलावा एनसीईआरटी आप सबने पढ़ने का प्रयास जरूर किया होगा, लेकिन कितने बच्चों ने खत्म कर पाए, पूछिए अपने आप से, नहीं खत्म कर पाए। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन कंपटीशन में कैसे उसको पढ़ा जाए तो एनसीईआरटी का एक रिकॉर्डेड कोर्स हम इसमें देते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें हम इंग्लिश मीडियम वालों को 8 किताबों का सेट और हिंदी मीडियम वालों को 20 किताबों का सेट आपके घर तक देते हैं। इसके अलावा हम लोग आपके एग्जाम का जब 4 महीना बचता है तो प्रीलिम्स से पहले लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं, ताकि आपका प्रीलिम्स रिवाइज हो जाए। ये फाउंडेशन करने में 6 से 8 महीने का लगता है। इसके बाद 2 महीने पहले आपको एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच देते हैं, और इतना सब हो जाने के बाद डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर तो हो जाना है। तो आपका फी जो है हम फुल्ली फी रिफंड कर देते हैं आफ्टर क्लियरिंग प्रीलिम्स। इसके अलावा जब आपका प्रीलिम्स के बाद हमारा आपका साथ से प्रीलिम्स तक नहीं, आपके सिलेक्शन तक है, तो प्रीलिम्स के तुरंत बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच इसमें हम देते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, 5100 एमसीक्यू, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाता है। क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए मैं इस टाइप से आपको हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन दिख रहा है, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट जो है यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है। आप अगर मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो आपको मेरे मेंटरशिप में नंबर है 8789847319, आप डायरेक्टली हमको क्या कर दीजिएगा, तो क्या कर दीजिएगा, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और आप जो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, आपको पीडीएफ चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं, इसको स्कैन करके आप कर सकते हैं पीडीएफ। बाकी अगर हम बात करते हैं तो आपको अगर स्टडी आईक्यू के इस बैच को लेना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलत लगे वहां पे आप आ जाएंगे। वहां पे आने के बाद आप क्या करेंगे, तो जैसे आप गए यहाँ पे स्टेट पीसीएस में गए, यहाँ पे बिहार में देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों का बैच है। जो भी आपको लेना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश वाला लेना है, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद याद रखें यहाँ पे कोड क्या लगाना है, कोड लगाना है यहाँ पे आदि लाइव। इस चीज को इंश्योर करेंगे, आप आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो आप आदि लाइव ही कोड लगाएंगे। अगर आपको मेरा हैंड रिटेन नोट जो हम लिख के आपको प्रोवाइड कराते हैं ये सब अगर आपको चाहिए तो आप आदि लाइव ही कोड लगाएंगे, और आदि लाइव कोड को लगा करके आप क्या कर देंगे, तो ये नंबर है 8789847319, इस पे आपको क्या कर देना है, व्हाट्सअप कर देना है। तो कोड हमेशा आदि लाइव ही लगाइएगा, ठीक है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप और इस टाइप के हैंड रिटेन नोट जो मैंने आपको बताया है ये सब आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलता है, कैसे आंसर लिखा जाए, कैसे डायग्राम बनाया जाए। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।